आदाब, मैं नीता सिंह हाजिर हूँ हिंदुस्तान भर की सोशियो कल्चरल और इकोनॉमिक इश्यूज पर खास प्रोग्राम लेकर। यह है इंडिया। हमारे इस खास प्रोग्राम में आज बात इंडियन नेवी माइट और लॉन्च ऑफ कटिंग एज डिस्ट्रॉयर इम्फाल की। आज की इंटरकनेक्टेड दुनिया में समंदर एक डायनेमिक स्टेज बन गया है, जहां दुनिया के अलग अलग नेशंस अपने इन्फ्लुएंस को प्रोजेक्ट करते हैं, अपने इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करते हैं और ग्लोबल सिक्योरिटी को इंश्योर करते हैं। एक नेशन की नेवी उस मुल्क या नेशन की ताकत का रिफ्लेक्शन होती है जो अपने चैलेंजेस को बखूबी नेविगेट करने का दमखम रखती है। ब्लू वाटर ऑपरेशन से लेकर मैरीटाइम ट्रेड रूट के सेफगार्ड तक दुनिया की सबसे ताकतवर नेवीज जियोपॉलिटिकल लैंडस्केप को शेप देने में अहम रोल अदा करती हैं। ऐसे में हमारे लिए जानना ज़रूरी है कि अपनी आज़ादी के 75 सालों में भारत की नेवी ने तरक्की की कितनी मंजिलें तय की हैं। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं दो खास मेहमान। हमारे साथ हैं इंडियन नेवी के सबमरीन वेटरन रिटायर्ड कमांडर अनिल जयसिंह और इंडियन नेवी से रिटायर्ड कैप्टन श्याम कुमार जी। वेलकम टू आवर स्टूडियो। थैंक यू। तो सबसे पहले आपसे कमांडर अनिल जयसिंह जी आपसे जानना चाहेंगे, हम बात कर रहे हैं इंडियन नेवी के 75 सालों की, तो थोड़ी सी हिस्ट्री में जाना चाहेंगे, कहाँ से कहाँ तक हम पहुँच गए हैं, कैसा रहा ये सफ़र? देखिए, जब भारत को स्वाधीनता मिली थी 1947 में, तो जो उस टाइम रॉयल इंडियन नेवी थी उसको दो हिस्सों में बांटा गया। एक तिहाई गई पाकिस्तान की तरफ को बांट कर दिया गया, 2 तिहाई हमें दी गई। उससे हमारे, और द्वितीय महायुद्ध तब खत्म ही हुआ था, विश्व युद्ध, तो उसमें भी यूके की जो नेवी थी, रॉयल नेवी, कई शिप्स उन्होंने अपनी वापस ले गए उसके बाद। तो हमारे पास कुल 33 जहाज़ हमारी नेवी में बचे थे। नौसेना के पास 1947 में 33 जहाज़ बचे, उसमें 4-5 स्लूप्स थे जो छोटे फ्रिगेट्स होते हैं, और बाकी छोटी मोटी सीवर डिफेंस बोट्स वगैरह थी। कोई ब्लू वाटर कैपेबिलिटी नहीं थी हमारे पास उस टाइम। पर 1948 में हमारे जो उस टाइम के जो सीनियर ऑफिसर्स थे और जो फ्यूचर प्लानर्स थे, उन्होंने एक प्लान्स पेपर बनाया जो अप्रूव भी हो गया था। उसमें उन्होंने उसी टाइम ये प्रोजेक्ट किया था कि हमारे पास 3 एयरक्राफ्ट कैरियर होने चाहिए, हमारे पास 6 सबमरीन होनी चाहिए, क्योंकि आगे जाके जब तक ये जहाज़ बनेंगे और जब तक ये नेवी हमारी डेवलप होगी, उस टाइम तक भारत एक समुद्री शक्ति होगी हिंद महासागर में, तो हमको इस किस्म की नौसेना की ज़रूरत होगी। उस प्लान को बिल्डअप करते करते, खैर हमारे पास पैसा नहीं था, इकोनॉमी हमारी अच्छा नहीं करी थी, पर फिर भी काफ़ी जहाज़ आए, राजपूत का डिस्ट्रॉयर आए, और जितने आ रहे थे जहाज़ सब हम उस टाइम यूके से ले रहे थे। 1961 में INS विक्रांत आया, पहला एयरक्राफ्ट कैरियर। वो एक लैंडमार्क इवेंट था नेवी के लिए, माइलस्टोन था, क्योंकि एकदम हम ब्लू वाटर कैपेबिलिटी में पहुंच गए। जब आपके पास एयरक्राफ्ट कैरियर होते हैं तो आपकी क्षमता होती है कि आप उस एयरक्राफ्ट कैरियर को कहीं भी भेज सकते हैं। तो आपका जो एरिया है, समुद्र है, उसमें आप हावी हो सकते हैं किसी के ऊपर भी। तो वो एक लैंडमार्क इवेंट था। फिर उसी टाइम हमने ये निर्णय लिया गया कि हमारे पास पनडुब्बियां भी होनी चाहिए। तो यूके में गए पनडुब्बी लेने, पर जो पनडुब्बी हमें चाहिए थी, यूके उस टाइम वो वाली पनडुब्बी देने के लिए तैयार नहीं था हमको। वो उनका कहना था कि आप अभी नई पनडुब्बी ले रहे हैं, इतनी आधुनिक पनडुब्बी के लिए आप तैयार नहीं हैं। हम उससे सहमत नहीं थे। तो उस टाइम सोवियत यूनियन से प्राइम मिनिस्टर क्रुश्चेव थे, उन्होंने काफ़ी शिप्स और सबमरीन ऑफर किए। तो हम रशिया गए, और रशिया से हमारी पहली पनडुब्बियाँ 67 में, 8 दिसंबर 67 को पहली पनडुब्बी कमीशन हुई, और उसके बाद 3 और आई। फिर 71 की लड़ाई छड़ी। वहाँ पे पहली बार नौसेना का ठीक से इस्तेमाल किया गया। 1965 की लड़ाई जब हुई थी, तो खैर चीन के खिलाफ तो नेवी का सवाल ही नहीं था 1962 में, पर 1965 में जब कि युद्ध में जब पाकिस्तान ने भी हमारे ऊपर हमला किया द्वारका के पास, तभी भी सरकार ने नौसेना को बोला कि आप एक डिफेंसिव रोल में रहिए, हम इस वॉर को ज़्यादा एस्केलेट नहीं करना चाहते हैं, तो हम नेवी को ज़्यादा यूज़ नहीं करेंगे। और उस टाइम जो चीफ ऑफ नेवल स्टाफ थे एडमिरल सोमन, वो प्राइम मिनिस्टर तक गए और बोला कि मैं नेवी हैं, हमारा काम है देश की रक्षा करना, आप हमें जाने दीजिए, हम करेंगे। पर उनको बोला गया नहीं, हम इतनी बड़ी एस्केलेट नहीं करना चाहते लड़ाई। उसके बाद 71 में जब मौका मिला, तो 4 तारीख को, जिसको हम ऑपरेशन ट्राइडेंट कहते हैं, जो हमारा नेवी डे माना जाता है, 3 तारीख को लड़ाई छड़ी। 4 तारीख को ही हमने जाके पूरा कराची के जो इतने ऑयल फार्म्स है सब बॉम्ब कर दिए। कराची के पाकिस्तान नेवी के 4 जहाज़ डुबा दिए एक ही रात में। उसके बाद पाकिस्तान नेवी को ऑर्डर मिल गया कि आपका कोई जहाज़ अब बंदरगाह से बाहर नहीं आएगा, क्योंकि इंडियन नेवी आपको डुबा देगी। तो उस किस्म के हम उनके ऊपर हावी हुए। बे ऑफ बंगाल में INS विक्रांत और जो हमारी ईस्टर्न फ्लीट थी, उन्होंने पूरा टोटल सी डोमिनेशन उनके पास था। तो कोई सप्लाईज नहीं जा सकते थे ईस्ट पाकिस्तान, और कोई सप्लाईज आ नहीं सकते थे ईस्ट पाकिस्तान से, कोई ट्रुप्स जा नहीं सकते थे, ट्रुप्स आ नहीं सकते थे, क्योंकि सी रूट ही था। तो इस किस्म की जब नेवी
नेवी ने जो परफॉर्मेंस दी उसके बाद लोगों ने देखा कि भाई ये भी एक फोर्स है जी। ये तो थी जहाँ तक हमारी मिलिट्री डेवलपमेंट किया। उसके बाद हर एक कारगिल में भी नेवी ने गोली नहीं मारी एक भी, कोई मिसाइल नहीं फायर किया। पर और बहुत कम लोग ये जानते हैं कि जब हमारी आर्मी और एयरफोर्स कारगिल की जो ऊंचाइयाँ थी उनको पाकिस्तान से वापस ले रहे थे और बहुत ही बहादुरी दिखाई उन लोगों ने। हम सब जानते हैं विक्रम बत्रा की कहानी और मनोज पांडे की कहानी, वो सब। नेवी की जो प्रेजेंस थी, हमारी नौसेना जो नॉर्थ अरेबियन सी में, उसकी प्रेजेंस ही काफ़ी थी कि पाकिस्तान को जो रिप्लेनिशमेंट आना चाहिए था, ऑयल आना था, वो आना बंद हो गया। क्योंकि जब ऐसी सिचुएशन आती है कि लड़ाई हो सकती है तो बाहर के जो जहाज़ होते हैं, जो व्यापारी जहाज़ होते हैं, वो आना बंद कर देते हैं, या इंश्योरेंस के रेट्स इतने बढ़ जाते हैं कि वैसे ही नहीं आ पाते, वो सस्ता नहीं पड़ता है। तो एक स्टेज आ गई थी जब पाकिस्तान के पास 4 या 5 दिन तेल बचा था कुल, तब नवाज शरीफ गए क्लिंटन के पास और बोला कि सीज फायर करवा दीजिए। तो पर ये ज़्यादा लोग जानते नहीं, 1-2 रिपोर्ट्स में ये मेंशन्ड है। तो नेवी की ये एक सबसे बड़ी स्ट्रेंथ होती है, आपने जिक्र किया इसका, पावर प्रोजेक्शन। बिना कुछ किए अगर हमारी प्रेजेंस ही इतनी होती है कि वो ही एक डिटेरेंट बन जाती है किसी और के आने के लिए। तो कारगिल में हमने हिस्सा लिया, उसके बाद पराक्रम में हमारी नेवी वहाँ उनके ऊपर हावी रही पूरे टाइम। तो अब नेवी का जो रोल है वो बड़ा रिकग्नाइज हो गया कि इंडिया को जो अपनी पावर प्रोजेक्ट करनी है सी में, और अगर इंडिया बड़ा पावर बनना चाहता है कुछ सालों में, तो हमको हमें एक शक्तिशाली देश होना है, एक शक्तिशाली मैरीटाइम देश होना है। आप देखें हिस्ट्री में ये है कि जिस कंट्री की नेवी पावरफुल रही है उसने दुनिया के ऊपर रूल किया है। चाहे इंग्लैंड था, चाहे पिछले 100 साल से यूएस है, और अब चीन भी अपनी नेवी और अपनी मैरीटाइम पावर को बिल्ड कर रहा है, क्योंकि वो एक ग्लोबल मैरीटाइम पावर बनना चाहता है और ग्लोबल नंबर 1 बनना चाहता है 2049 तक। तो वो भी पूरा फोकस अभी उनकी नेवी पे है और उनकी मैरीटाइम पावर पे है। तो वही इंडिया भी हिंद महासागर में हमेशा हमारी फेवरेबल, जिसको हम बोलते हैं फेवरेबल मैरीटाइम सिचुएशन रहनी चाहिए। उसके लिए जो भी हमको अपनी शक्ति बढ़ानी है नौसेना की, वो हमको करना है। गोल्डी मीट मटन मसाले, जो आपके हाथ का मटन खाए जिंदगी भर आपका हो जाए। जहाँ जाए रिश्ते बनाए गोल्डी मसाले। बहुत अच्छे से डिटेल में आपने बताया कमांडर अनिल जयसिंह की कितना इम्पोर्टेंट है नेवी, और कैसे आप एक नेशन अपनी पावर शो कर सकता है। आपसे जानना चाहेंगे कैप्टन श्याम कुमार, आप कैसे देखते हैं इस 75 साल के सफ़र को आपकी नज़र से एज अ कैप्टन श्याम कुमार? जहाँ तक हमने अभी सुना कमोडोर सिंह को, तो ये एक हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव हमें मिला। 60s के बाद की वह बातें फिर कह दूं, ताकि वो गैप जो रह गया उसे मैं पूरा करना चाहूँगा यहाँ पे। बाकी चीज़ें हमने सुनी है। तो देखिए, विक्रांत के आने के बाद जब हमने देखा कि हमारे पास एक ब्लू वाटर कैपेबिलिटी डेवलप हो रही है और हम उस दिशा में बढ़ना शुरू कर रहे हैं, तो हमने फिर उसी साथ साथ इंडिजिनाइजेशन ऑफ एफर्ट्स के रूप में अपने आप को देखना शुरू किया। और इस हिसाब से हमने सबसे पहले अपने नीलगिरी फ्रिगेट से जो जिसे हम मानते हैं पहला एक हमारा उदाहरण जो था यहाँ के हिसाब से हमने शुरू किया। तो फ्रिगेट के साथ नीलगिरी बनी, हिमगिरी बनी, दूनागिरी बनी, उदयगिरी बना, विंध्यागिरी बना, तारागिरी बना। ये 6 शिप्स फ्रिगेट जो थे ये पहले शिप्स थे। इसी साथ साथ हमने रशिया से शिप्स खरीदने शुरू किए, और हमें पेटिया क्लास शिप्स जो थे और मिसाइल बोट्स जिसकी चर्चा हमने सुनी अभी, जिसने कराची पे अटैक किया था, ये मिसाइल बोट्स जो थे ये हमने रशिया से खरीदे। और ये छोटे बोट्स थे, और ये पेटिया क्लास जो शिप थे वो थोड़े बड़े थे, वो कॉर्वेट्स थे, और ये मिसाइल बोट थे। इन मिसाइल बोट्स को आपको ताज्जुब होगा दर्शकों को जानकर कि इन्हें शिप से लाया गया था, और इन्हें चूंकि बड़े शिप्स थे तो वो बॉम्बे हार्बर में नहीं आ सकते, तो कलकत्ता में इन्हें उतारा गया, और कलकत्ता से इन्हें टो करके नीचे श्रीलंका के रास्ते लाया गया था मुंबई, और वहां इन्हें अवस्थित किया गया था। ये छोटे शिप्स थे, इनमें 4 कैपेबल मिसाइल्स लगी थी जो बहुत ही घातक मिसाइल्स थी। सरफेस टू सरफेस मिसाइल हमारा पहला शिप था जिसने ये मिसाइल्स लाई थी। और जब ये 71 वॉर हुआ तो इसी टैक्टिक्स को कि इनको टो करके लाया गया था, हमने यूज किया 71 वॉर में, और इनको टो करके हम 70 किलोमीटर दूर तक ले गए। दूसरे शिप्स किल्तान और दूसरे एक पेटिया क्लास के शिप के द्वारा टो करके ले जाया गया, और ऑपरेशन ट्राइडेंट में घनी रात को 4 दिसंबर की इन्होंने एक जबरदस्त अटैक किया कराची हार्बर पे। और मुझे गर्व के साथ करना पड़ता है कि ये जो मिसाइल बोट्स थे जिन्होंने एक के बाद एक 8 मिसाइल्स दागी, वीर, और ये जो 4 क्लास के शिप थे वीर क्लास के, और कमांडर यादव के नेतृत्व में अटैक हुआ था रात को, ऑपरेशन ट्राइडेंट।
जिसने देखा कराची को अगले 4 दिन तक धू धू जलता हुआ, और 80-90 माइल से यह धुआं कई दिनों तक दिखता रहा, जिसने उनकी कमर तोड़ दी और एक पूरा ब्लॉकेट कर दिया अरेबियन सी पे, जिसके कारण हमारे को बे ऑफ बंगाल में हमारी वॉर पे असर पड़ा। तो ये मिसाइल बोट्स थी जिन्होंने हमारी, बाय द वे विश्व युद्ध तक में सरफेस टू सरफेस मिसाइल का कभी यूज नहीं हुआ था, यह पहला यूज था। और अमेरिका के राष्ट्रपति को सुबह मॉर्निंग में जब ये ब्रीफिंग दी गई तो पूरा का पूरा CIA और अमेरिका हिल गया कि ये कैसे हुआ। तो ये हमारी पहली एक पकड़ थी स्वतंत्र भारत में नेवल माइट की, और वहां से शुरुआत हुई एक आगे बढ़ते हुए नेवी की। मैं इसमें दर्शकों को यह भी ऐड करके गर्वान्वित महसूस करूंगा कि उसी क्लास का बोट INS चटक मैंने कमांड किया, और उसी मिसाइल को मैंने अपने फिंगर से एक बार लॉन्च भी किया था एक्सरसाइज के टाइम में इन 1997 इन विशाखापट्टनम, ऑफ विशाखापट्टनम, इंगेज्ड बाय राजपूत। तो ये बड़ा जबरदस्त था। उसके साथ फिर हमने राजपूत क्लास के डिस्ट्रॉयर्स खरीदने शुरू किए। जिस डिस्ट्रॉयर की आज हम चर्चा करते हैं कि सबसे पावरफुल वो पोत होता है, वो पहला डिस्ट्रॉयर राजपूत हमने रशिया से खरीदा, राजपूत राणा रंजीत, और उसके बाद उसके साथ हमने रणवीर और रणविजय भी को भी जोड़ा, और तब हमारी शुरुआत हुई फिर दूसरे क्लास के शिप्स की। इसके साथ साथ ही हमने विराट दूसरा HMS हर्मिस UK से खरीदा, और मुझे वो भी गर्व के साथ कहना पड़ता है कि एज ए पायलट मैंने विक्रांत और विराट दोनों में 25 साल तक अपनी सेवाएं एज ए कैरियर बॉर्न पायलट दी और काफ़ी ऑपरेशंस किए। आज दोनों शिप नहीं हैं, और उनके जगह हमने INS विक्रमादित्य जो रशिया से खरीदा हुआ एक एयरक्राफ्ट कैरियर है। इसके साथ भी मेरी जुड़ी कहानी यह है कि मैं उस समय डायरेक्टर एयरक्राफ्ट कैरियर प्रोजेक्ट था, और यह पूरा का पूरा प्रोजेक्ट हमारे सामने हैंडल हुआ। हमने उस पर साइन करवाया 2 बजे रात को, और ये डील हमने उसी के साथ की। INS विक्रांत जो रिक्रिश्चेंड हुआ पुराने विक्रांत के बाद, जो कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड में इंडिजिनाइज्ड एयरक्राफ्ट कैरियर IAC-1 के रूप में भारत ने बनाया, और पिछले साल सितंबर में प्रधानमंत्री ने उसे राष्ट्र को समर्पित किया। एक बहुत बड़ी घटना थी कि दूसरे नौसेना के रूप में उभरने लगे। उसके साथ हमारे साथ तलवार क्लास के शिप्स हमने फ्रिगेट्स खरीदे रशिया से, 6 शिप्स उसके तलवार, त्रिशूल, तवर, ये जो शिप्स है हमारे। शिवालिक क्लास के शिप्स हमने बनाए, ब्रह्मपुत्रा क्लास के फ्रिगेट्स बनाए, ब्रह्मपुत्रा, ब्यास, बेतवा, और उसके बाद हमने ये कोलकाता क्लास डिस्ट्रॉयर्स बनाए, और अब हम ये जो आप देख रहे हैं INS विशाखापट्टनम डिस्ट्रॉयर्स क्लास के बना रहे हैं। सरफेस शिप में हमारी ये बढ़ोतरी लगातार होती रही, और आज हम एक सशक्त सरफेस नेवी के रूप में आ गए हैं। जहां तक एयरक्राफ्ट की बात है, तो एयरक्राफ्ट के साथ हमने 70s में हमने चेतक से अपनी अभियान शुरू की थी, हेलीकॉप्टर से। उसके पहले एयरफोर्स के साथ हमारा कॉम्बिनेशन था, एयरफोर्स सपोर्ट देती थी नेवी को। नेवल एविएशन बना 60s में, और 70s में हमने चेतक देखा। उसके बाद हमने उसमें एयरक्राफ्ट हमारे सीकिंग जुड़े, सी हैरियर एयरक्राफ्ट जुड़े जो फाइटर एयरक्राफ्ट थे, और सीकिंग एंटी सबमरीन और एंटी सरफेस वॉरफेयर हेलीकॉप्टर जुड़ा, अटैक हेलीकॉप्टर कहते हैं हम उसको एक तरह से, जो अभी भी चल रहा है। सी हैरियर फेज आउट हुए, और हमने अब MiG-29 का रुख किया है, जो अभी हमारे विक्रमादित्य और विक्रांत से चल रहे हैं। साथ में हमारे पास Ka-31, Ka-28 हेलीकॉप्टर्स जो सर्वेलेंस के और एंटी सबमरीन हेलीकॉप्टर्स हैं। हमारे पास रशियन मैरिटाइम रिकनेसेंस एयरक्राफ्ट IL-76, और उसके बाद Tu-142 जो आर्कोनम और गोवा से ऑपरेट करते रहे, मल्टी रोल में रहे, ये सर्वेलेंस में रहे। 8 से 10 घंटे उन्होंने उड़ान भरी पूरे अरबियन सी, बे ऑफ बंगाल और इंडियन ओशन पे, और मैरिटाइम डोमेन अवेयरनेस को लगातार अपडेट किया वॉर रूम के लिए, और हमारी पकड़ रखी, नजर रखी उसके ऊपर। आज हम P-8I अमेरिका से खरीद के इस एयरक्राफ्ट को रिप्लेस कर चुके हैं, और ये बोइंग का एयरक्राफ्ट हमारे अगेन ईस्टर्न एंड वेस्टर्न कोस्ट पे अपनी पकड़ बनाए हुए है, जिसकी यूज जैसा कमोडोर सिंह ने कहा, गलवान के समय में भी नेवल की बहुत सारे एसेट्स यूज हुई थी, और चाइना के समय, पाकिस्तान के समय, कारगिल के समय, तो ये P-8I भी अभी यूज कर रहा है। तो इस हिसाब से सबमरीन की भी बहुत सारे ग्रोथ हुई, हम आगे बात करेंगे उसकी भी। मेरे ख्याल से इस तरह से आगे बढ़ते हुए नौसेना आज एक अच्छे पायदान पे पहुंच चुकी है, और सरफेस ने भी मैरिटाइम की एलिमेंट्स होती है नेवल एविएशन और सबमरीन में, हम एक अच्छी पकड़ बना के 7वें लार्जेस्ट नेवी के रूप में आज हम अपने को अवस्थित कर चुके हैं। गोल्डी मीट मटन मसाले, जो आपके हाथ का मटन खाए जिंदगी भर आपका हो जाए। जहाँ जाए रिश्ते बनाए गोल्डी मसाले।
बिल्कुल कैप्टन श्याम कुमार, आपने बड़े सारे अपने एक्सपीरियंसेस शेयर किए और तमाम फैक्ट्स हमें बताए और सुन के बड़ा अच्छा लग रहा है, बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा है जिस तरह से आप बता रहे हैं। कमांडर अनिल जयसिंह, अभी बात की कैप्टन श्याम कुमार ने इंडिजनाइजेशन की। अगर हम डिफेंस की बात करें, नेवी की बात करें, तो अभी हाल ही में इम्फाल को हमने देखा, तो कैसा रहा है सफ़र इम्फाल की? अगर हम बात करें तो उसके बारे में बताएं, और उससे पहले कितने इंडियन जो इंडिया में बनाए गए हैं। अगर हम मज़गांव डॉक शिप यार्ड की बात करें तो और कौन से ऐसे शिपिंग यार्ड्स हैं जहां पर कि ये बनाए जा रहे हैं, ये आपसे जानना चाहेंगे। देखिए, जैसे हमने कहा और जैसे कैप्टन श्याम कुमार ने भी कहा, हमारा ये जो इंडिजनाइजेशन का जो की स्टोरी जो है, ये नीलगिरी से शुरू हुई। एक्चुअली हमने एक INS अजय भी बनाई थी 1965 में, पर वो छोटी बोट थी। और पहला जो जिसको मेजर वॉर वेसल कहते हैं वो INS नीलगिरी था। नीलगिरी एक लिएंडर क्लास डिज़ाइन था, सीधा हमने UK से लिया और उसका निर्माण मैज़गान डॉक्स मुंबई में किया। और उसके बाद जैसे उन्होंने बताया, ऐसे 6 जहाज़ आए, और हर एक जहाज़ में हम थोड़ा बहुत डिज़ाइन में इंक्रीमेंट करते गए जी। तो नीलगिरी जो पहले 4 जहाज थे उनमें हम चेतक हेलीकॉप्टर होता था, वो छोटा सा हेलीकॉप्टर है। पर तारागिरी और विंध्यागिरी जो आखिरी 2 बने इस क्लास में, उनमें सीकिंग हेलीकॉप्टर लगाया गया। वो बहुत बड़ा हेलीकॉप्टर होता है, 10 टन 12 टन का हेलीकॉप्टर होता है। उसमें एंटी सबमरीन कैपेबिलिटी होती है, एंटी सरफेस कैपेबिलिटी होती है, और एक शिप की शक्ति बहुत बढ़ाता है। ये 6 शिप बनने के बाद हमने गोदावरी क्लास का निर्माण किया। गोदावरी क्लास एक मॉडिफाइड लिएंडर था, एक तरीके से थोड़ा बड़ा था, उस पर मिसाइल लगाए गए। इन पिछले ये जो 6 जहाज थे, इनमें मिसाइल नहीं थे, इनमें गन्स थी। और दुनिया का वो पहली फ्रिगेट थी जिसमें 2 सीकिंग्स की प्रोविजनिंग की गई। तो इतना डिज़ाइन में हमने 10 साल में मॉडिफिकेशन कर दिया कि हमने एक फ्रिगेट बना सके जिसमें हम 2 सीकिंग रख सकते थे एक ही जगह। और उसके बाद ये स्टोरी बढ़ती गई, गोदावरी, गंगा, गोमती, उसके बाद हम करते गए। फिर 2000 के आसपास हमने दिल्ली क्लास डिस्ट्रॉयर, प्रोजेक्ट 15 जिसको कहते हैं, उसका निर्माण हुआ। 7000 टन का डिस्ट्रॉयर था। उस टाइम ये दुनिया के सबसे आधुनिक डिस्ट्रॉयर्स में माना जाता था। और उसके बाद उसके 3 बने, फिर प्रोजेक्ट 15 अल्फा के 3 बने, और अब प्रोजेक्ट 15 ब्रावो के 4 बन रहे हैं, जिसमें इम्फाल एक है। और हर एक में कुछ ना कुछ बढ़ोतरी होती गई है, टेक्नोलॉजी बढ़ती गई है, कैपेबिलिटी बढ़ती गई है, ब्रह्मोस मिसाइल्स यूज हो रहे हैं। और न सिर्फ बढ़ोतरी हो रही है, हमारे इंडिजनाइजेशन भी साथ में बढ़ता जा रहा है। तो नेवी की जब इंडिजनाइजेशन की हम बात करते हैं तो हम 3 चीज़ें देखते हैं। फ्लोट कॉम्पोनेंट, जिसके जहाज पानी में उतरा है, मूव कंपोनेंट, जहाज चलना है, और फाइट कंपोनेंट, इसको लड़ना है जाके, ये आफ्टर ऑल वॉरशिप है। तो अभी अगर हम इंडिजनाइजेशन देखें, जिसको हम अपनी आत्मनिर्भरता कहें, जो भी कहें, उसमें फ्लोट एलिमेंट जो है, मतलब शिप का निर्माण करना, उसका जो हल है, उसकी जो मेन सुपर स्ट्रक्चर है, उसमें करीब 90% हम पूरा काम भारत में कर रहे हैं। स्टील भारतीय है, सब कुछ भारतीय है, और इंडिया में काम हो रहा है। जो मूव कंपोनेंट है, मूव कंपोनेंट होता है जैसे पाइप्स हैं, सिस्टम्स हैं, वैल्व्स हैं, इंजन्स हैं, जनरेटर्स हैं, ये मूव कंपोनेंट में आता है। इसमें करीब 60 से 70% भारत में बन रहा है। कुछ चीज़ें हैं जो हमको अभी भी इंपोर्ट करनी पड़ती है, पर कुछ सालों में वो भी हम भारत में बनाना शुरू कर देंगे। और जो फाइट कंपोनेंट है, वो होता है रेडार, सोनार, सेंसर जिनको कहते हैं, और वेपन्स, जितने हथियार होते हैं, मिसाइल हो या टॉर्पीडो हो या जो भी है, गन है शिप पे, उसमें हम करीब 50% या 50-60% तक इंडिजनाइज हो गए हैं। थोड़ी चीज़ें अभी भी हमको बाहर से लेनी पड़ती हैं, पर ये इसलिए नहीं है क्योंकि हमारे पास काबिलियत नहीं है, काबिलियत डेवलप हो रही है, पर टेक्नोलॉजी हमको लेटेस्ट चाहिए। तो हम बोलते हैं अच्छा, आप भारत में इसका निर्माण करते रहिए, अभी हमको इसकी बाहर से ज़रूरत है, ये वाला हम बाहर से लेंगे, पर अगला वाला हम आपसे एक्सपेक्ट करेंगे, इसके बाद हम बाहर से नहीं लेंगे। और प्रधानमंत्री ने पिछले साल बड़े क्लियरली ये कह दिया है कि अब हम आत्मनिर्भरता की तरफ जा रहे हैं। अगर आपको कोई भी चीज़ बाहर से लेनी है डिफेंस की, तो आपको मेरे को कन्विंस करना पड़ेगा कि इसकी ज़रूरत है और ये इंडिया में नहीं हो सकती, नहीं तो आप नहीं ले सकते। मतलब ऐसा ब्लैंकेट सैंक्शन कर दिए। और 5 इन्होंने इंडिजनाइजेशन लिस्ट बनाई है, 5वीं अभी रिलीज हुई थी रिसेंटली। उसमें आर्मी नेवी एयरफोर्स तीनों की, आपने तीनों सर्विसेज का जिक्र किया कि ये चीज़ें इस डेट के बाद इंपोर्ट नहीं होंगी। ये सोच समझ के लिस्ट बनी है। देखा गया क्या हम बना सकते हैं, क्या हम, ऐसा नहीं हो कि कोई कमी रह जाए फौज में, क्योंकि लड़ना तो है फौज को जाके। और जैसे हम कहते हैं फौज में, इन वॉर देयर आर नो रनर्स अप, हम लड़ाई लड़ने नहीं जाते, हम लड़ाई जीतने जाते हैं। तो हमारे दुश्मन के पास ऐसी चीज़ें नहीं होनी चाहिए जो जिसमें हम पीछे रह जाएं। तो ये सब देखते हुए अगर आप देखें तो हमारी जो आत्मनिर्भरता की तरफ जो हम चले हैं, और हमारे नौसेना अध्यक्ष ने पिछले साल ये आश्वासन दिया है कि अमृतकाल 2047 तक भारतीय नौसेना हर तरीके से आत्मनिर्भर होगी और हमारा देश आत्मनिर्भर होगा। तो ये जो जर्नी है, आपने शिपयार्ड्स की जिक्र की, ये एक हमारे पास अभी भी थोड़ी मेरे ख्याल से कमी है कि हमारे पास शिपयार्ड कैपेसिटी कम है। इसलिए हम जितने जहाज बनाना चाहते हैं उतने बना नहीं पा रहे हैं उस रफ्तार से और उतने नंबर्स में।
तो अभी हमारे पास अगर आप देखें तो 5 शिपयार्ड्स हैं जो वॉरशिप्स बनाते हैं। एक बॉम्बे में मैज़ागन डॉक्स है, फिर आप देखिए गोवा शिपयार्ड है, कोचिन शिपयार्ड है जहाँ एयरक्राफ्ट कैरियर बना, वाइजैग में हिंदुस्तान शिपयार्ड है और कैलकाटा में गार्डन रीच शिप बिल्डर्स है, और लार्सन एंड टूब्रो ने एक प्राइवेट शिपयार्ड बनाया है चेन्नई में। तो 6 शिपयार्ड हैं जहाँ अभी वॉरशिप्स का निर्माण हो रहा है और पनडुब्बियों का निर्माण हो रहा है। और अब हमारी ज़रूरत है कि हमको ये स्पीड बढ़ानी है इसकी, क्योंकि कुछ साल पहले नौसेना अध्यक्ष ने कहा था कि 2027 तक हमारे पास 175 जहाज होंगे हमारी नौसेना में। अब वो फिगर हो गया 2032 तक हमारे पास 175 जहाज होंगे, क्योंकि जो स्पीड जो चाहिए हमको बनाने की वो हम कैपेसिटी की वजह से, कैपेसिटी कंस्ट्रेंट्स की वजह से उस स्पीड से बना नहीं पा रहे हैं। पर मेरे ख्याल से ये सब चीज़ें अब देखी जा रही हैं। आपको मालूम है गवर्नमेंट ने एक सागरमाला प्रोग्राम बनाया है पोर्ट डेवलपमेंट का। सागर है, सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन। प्राइम मिनिस्टर ने 2015 में इसकी घोषणा की थी। इससे न सिर्फ हम अपनी शक्ति बढ़ाना चाहते हैं, पर हमारे जितने आसपास के देश हैं उनको अपने साथ ले जाना चाहते हैं इंक्लूसिव कैपेसिटी बिल्डिंग में। उनके लिए भी हम जहाज़ बना रहे हैं। हम डिफेंस एक्सपोर्ट्स पे बहुत अभी एम्फेसिस दे रहे हैं। तो ये अगर आप देखें तो बड़ा एक कॉम्प्रिहेंसिव सा अप्रोच आ गया है कि हमको अपनी न सिर्फ सैन्य शक्ति, देश की शक्ति को इस पूरे रीजन में किस तरीके से हमको इस्टेब्लिश करनी है। तो ये खाली मिलिट्री पावर की बात नहीं है, ये ओवरऑल मैरीटाइम पावर जो है उसके ऊपर ध्यान देने की बात है। तो इस तरीके से अब पनडुब्बियां देख, एक तरफ हमने एयरक्राफ्ट कैरियर बना लिया, दूसरी तरफ हम न्यूक्लियर सबमरीन बना रहे हैं। अरिहंत हमने बनाई, अभी दूसरी वाली बन रही है। दुनिया में 5 देश हैं खाली जो अपनी न्यूक्लियर सबमरीन भी बना सकते हैं और एयरक्राफ्ट कैरियर भी बना सकते हैं। भारत उनमें से एक है। तो ये जो प्रोग्रेस है अब धीरे धीरे होगी हमारे पास। देखिए हमारे जिसको हम कहते हैं गन्स वर्सेस बटर डिबेट है कि कितना पैसा हम डिफेंस के लिए एलोकेट कर सकते हैं। हमारी और इतनी सोशो इकोनॉमिक, सोशो कल्चरल, सोशो पॉलिटिकल रिक्वायरमेंट्स हैं देश की। हमको पूरी पॉपुलेशन को लेकर बढ़ना है, देश को आगे ले जाना है। तो इतना ही पैसा हम देश की डिफेंस के लिए दे सकते हैं एक टाइम पे। तो ये सब अगर देखें तो ये बड़ी स्टडी प्रोग्रेस हुई है। और मेरे ख्याल से जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाएगा ये प्रोग्रेस और हमको नज़र आएगी एक्चुअल शिप्स में, एक्चुअल उसमें। क्योंकि ये नेवी ने ठान लिया कि वी हैव टू बी अ बिल्डर नेवी एंड नॉट अ बायर नेवी। क्योंकि कोई भी जो बड़ी सैन्य शक्ति होती है वो औरों के ऊपर निर्भर नहीं हो सकती अपनी रिक्वायरमेंट्स के लिए। उसको अपनी रिक्वायरमेंट्स खुद मैच करनी है। क्योंकि अगर किसी और के ऊपर आप निर्भर होंगे तो आप वल्नरेबल होंगे। कल उसने आपको स्पेयर पार्ट्स देने बंद कर दिया तो आप रह जाएंगे। तो ये एक बहुत ज़रूरी बात है जो मेरे ख्याल से अगर हम ओवरऑल डेवलपमेंट देखें इंडियन आर्म फोर्सेस का या भारतीय नौसेना का, तो ये जो कॉम्प्रिहेंसिव डेवलपमेंट हो रहा है ये बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल। कैप्टन श्याम कुमार, कमांडर अनिल जयसिंह, आपने टाइम निकाला और स्टूडियो में आए, इतनी अहम जानकारी हमें, इम्पोर्टेंस बताई इंडियन नेवी की, आपने बताया, फैक्ट्स बताए, हिस्ट्री बताई। सो थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टू स्टूडियो। थैंक यू वेरी मच। तो हमारे दोनों गेस्ट ने हमें बताया कि हमारे आज़ादी के 75 सालों में इंडियन नेवी ने कितना लंबा सफ़र किस तरह से तय किया है। और अगर 2047 की बात करें तो एम है कि पूरी तरह से आत्मनिर्भर इंडियन नेवी को होना है। तो हमारी ये खास पेशकश आपको कैसी लगी? हमारी इस खास पेशकश में फ़िलहाल इतना ही। आपकी राय क्या है आप हमें लिख सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है ddurduspecials@gmail.com। इसी के साथ हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। आदाब।